नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको कैबिनेट द्वारा हर हफ्ते लिए जाने वाले फैसलों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इन फैसलों का आप पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैबिनेट दिस वीक। सबसे पहले बात खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए खान और खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी मिलने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए खान और खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे इन खनिजों के भंडार की नीलामी का रास्ता साफ होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए खान और खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। क्या कुछ है ये, देखते हैं खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए खान और खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे इन खनिजों के भंडार की नीलामी का रास्ता साफ होगा। बैठक में ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह की धातुओं, एंडेलुसाइट, सिलिमाइट और मोलिब्डेनम जैसे कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की इस मंजूरी से इन खनिजों के भंडार की नीलामी हो पाएगी। इससे इन खनिजों का आयात घटेगा, खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी इन खनिजों के आयात का घरेलू विकल्प भी तैयार होगा। साथ ही मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत होगी और खनिजों के स्थानीय उत्पादन से दूसरे देशों पर निर्भरता घटेगी। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया जी। संजय जी, इस विषय की अगर बात करें तो पहले भी 2 संशोधन हो चुके हैं। इस एक नए संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पहले जो 2 संशोधन किए गए थे वो कानून की धाराओं में संशोधन किए गए थे, लेकिन ये जो संशोधन किया गया है ये हमारा सेकंड शेड्यूल है जो MMDR एक्ट का, इसके अंतर्गत विभिन्न खनिजों के ऊपर में रॉयल्टी की दर जो जारी की गई है उसके अंदर में संशोधन किया गया है। तो पहले धाराओं में संशोधन किया गया था जिससे देश में खनन और खनिज उत्पादन को सुविधा बढ़े, लेकिन इस बार जो है इनकी कुछ नए मिनरल्स के जिनकी भारत में खोज हुई है, जिनके ब्लॉक्स तैयार किए गए हैं, उनकी रॉयल्टी की दरों को ठीक करने के लिए संशोधन किया गया है। तो इस संशोधन के बाद माना यह जा रहा है कि अब खनिजों के भंडार की नीलामी हो पाएगी। तो पहले क्या नीलामी में अड़चनें थी और अब क्यों कर हो पाएंगी? जब भी कोई खनिज का भंडार राज्य सरकार उसकी नीलामी करती है तो जो भी नीलामी में उसको खनिज के दोहन का दायित्व लेते हैं कंपनी या कोई व्यक्ति, तो उनको सरकार को एक तो रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ता है, उसके अलावा वो बोली लगाते हैं प्रीमियम की। लेकिन अगर रॉयल्टी की रेट ठीक नहीं होगी तो उसकी बोली नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बोली में कितना बोलना है वो रॉयल्टी की रेट पर निर्भर करता है। इसीलिए किसी भी खनिज के दोहन के लिए हमें उसकी रॉयल्टी की रेट ठीक करनी पड़ती है और उसके बाद में उसकी नीलामी होती है जिसमें वो प्रीमियम की बोली लगाते हैं। क्योंकि ये जो आपने अभी बताया ये सब खनिज अभी भारत में नए ब्लॉक बनाए गए हैं, अब डिस्कवर किए गए हैं, इसीलिए इनकी अभी रॉयल्टी फिक्स की जा रही है। जी, तो क्या ये केंद्र और राज्य सरकारों के कोऑर्डिनेशन से होगा, कैसे होगा इसमें, या फिर सारी जिम्मेदारी केंद्र खुद निभाएगा? जो मुख्य खनिज होते हैं जिसे हम मेजर मिनरल कहते हैं, उन खनिजों के लिए कानून तथा रूल बनाने का जिम्मेदारी दायित्व जो है केंद्र सरकार का होता है।
लेकिन उनका जो ऑक्शन की प्रक्रिया है, नीलामी करना या भविष्य में उनसे रॉयल्टी या प्रीमियम कलेक्ट करना, इकट्ठा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। पॉलिसी मेकिंग ये केंद्र के पास रहता है और उसका कार्यान्वयन जो है वो राज्य सरकारों के पास रहता है। तो केंद्र सरकार रॉयल्टी फिक्स करना और जो नीलामी होती है उसकी प्रक्रिया को नियम बनाना, ये सब केंद्र करती है, लेकिन काम जो है राज्य सरकारें करती है। और जो ब्लॉक अभी हमारे जीएसआई अन्य सरकारी संस्थाओं ने बना के दिए हैं कि नीलामी राज्य सरकारें करेंगी, ये हमें रॉयल्टी नोटिफाई हो जाने के बाद। ये हमारे देश में खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में है मौजूद, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया की त्रुटि की वजह से हमें अभी तक आयात करना पड़ता था। अब माना जाए इस परिवर्तन के बाद, इस संशोधन के बाद अब खनिजों का आयात भी घट पाएगा। इस बार जो 4-5 खनिजों के बारे में जो रॉयल्टी फिक्स की गई है, खनिज पहले भारत में नहीं मिलते थे, लेकिन हमारी भारत सरकार की संस्था है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन लोगों ने सर्वे किया है, और एक और संस्था है MECL, उन्होंने भी सर्वे किया है। उसके बाद इन खनिजों की उपलब्धता देश में पाई गई है, और इन खनिजों का अभी जब यहाँ पर दोहन चालू होगा तो अभी तक जो हम आयात करते थे वो आयात में कमी आएगी। विशेष करके जो पोटाश है, जो हमारे कृषि में व्यवहार होता है, उसके अगर हमारे यहाँ पे नीलामी होती है और यहाँ पे खनिज चालू होता है तो निश्चय यहाँ पर कमी आएगी। जी हाँ, आयात घटने के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला इसलिए भी है कि खनन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसमें आपने ठीक फरमाया, ये जब खनन में नई माइंस चालू होती हैं तो उसमें वही माइंस पे रोजगार बनता है, प्लस वो मिनरल का आवाजाही होने में उसमें भी रोजगार होता है, तथा ये जो मिनरल या खनिज उपलब्ध होगा उसमें जो खेती में हो या इंडस्ट्री में व्यवहार होता है तो उससे भी रोजगार उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से हमें आशा है कि काफी रोजगार नए अवसर मिलेंगे। तो क्या कुछ टारगेट भी है कि इतने लोगों को रोजगार मुहैया हो पाएगा? इसमें अभी हमारा जो हिसाब है करीब 15 से 20 नई माइंस इनसे चालू हो पाएंगी देश में। इसमें पोटाश है, एमराल्ड है, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, मोलिब्डेनम है, एंडोलिसाइट है। तो करीब 1-2 लाख लोगों का तो मिनिमम रोजगार इससे आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी खबर है। अगर ये नंबर्स अगर सचमुच में रोजगार में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी जानकारी हमारे साथ आप साझा कर रहे हैं, तो एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा खनिजों के आयात का घरेलू विकल्प भी तैयार हो पाएगा इससे, ये भी मान लिया जाए। नहीं, अभी जो जैसे पोटाश है या अन्य जो मिनरल इस बार जो रॉयल्टी फिक्स की गई है, ये भारत में उत्पादित नहीं होते हैं, और हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, इसमें हमें खपत होती है, तभी हम आयात करना पड़ता है। तो आयात में कमी जरूर होगी, ये कह सकते हैं। आपने कहा कि आयात में कमी तो जरूर होगी, लेकिन क्या उत्पाद भी बढ़ पाएगा इस नए कदम से सरकार के? उत्पादन, जब यही खनिज हमारे देश में ही उत्पादन होने लगेगा तो आयात कम होगा, और हमारा जो इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर है उसमें भी हमें उत्पादन बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। जी नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था कि कैसे उत्पाद में कैसे वृद्धि होगी, क्या उसमें भी ये फैसला कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे पोटाश है या ग्लूकोनाइट है, इससे हमें म्यूरेट और पोटाश मिलता है, MOP जो भी भारत जो है बाहर से आयात करते हैं, लेकिन जब देश में इसका उत्पादन होने लगेगा तो हमें आशा है कि इसकी कीमतें गिरेंगी और इससे खेती में ज्यादा व्यवहार होने की इससे संभावना है, और उससे उत्पादन बढ़ने की हमें संभावना है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, उसमें भी अगर लोकल हमारा प्रोडक्शन होता है तो उससे भी प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मिनरल्स की जो इंडस्ट्री है उसमें हमें काम आएगा। मोलिब्डेनम भी एक क्रिटिकल मिनरल में माना जाता है, तो मोलिब्डेनम का भी अगर देश में उत्पादन होता है तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में इसको बढ़ावा मिलने की आसार। जी जी, माना यह भी जाता है जब किसी चीज का आयात
कम होता है तो उस पर जो है निर्भरता भी कम होती है, हम आत्मनिर्भर बनना शुरू कर देते हैं, जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते भी रहे हैं। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। ये विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ में इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे भी हमारे देश को थोड़ा उससे राहत मिलेगी। तो ये भारत में अगर इन खनिजों का उत्पादन चालू होता है तो इसको इससे बहुत फायदा है। जी जी। क्या एक बड़े बदलाव के तौर पर या टर्निंग पॉइंट इस क्षेत्र में माना जा सकता है इस संशोधन को? ये आपने जैसा कहा ये एकदम उचित है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में पहली बार ही भारत में हमने ये नई खनिजों के उपलब्धता को एक्सप्लोरेशन करके ठीक किया है और अभी हम इस अवस्था तक पहुंचे हैं कि ये 5 नए खनिजों के रॉयल्टी रेट फिक्स करके जल्दी ही इसके ब्लॉक्स की नीलामी चालू करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो खनिज जो क्षेत्र है इसमें ये जो कदम केंद्रीय मंत्रालय ने लिया है, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया है, ये बहुत बड़ा कदम है। तो ये नीलामी शुरू हो पाए उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है वो कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? ये नीलामी के लिए अभी कुछ राज्य सरकारें तो उन्होंने अपने ब्लॉक्स तैयार कर लिए हैं, कुछ और तैयार कर लेंगे, लेकिन करीब 3 महीना उनको तैयारी में लग जाता है। उसके बाद में इसकी नीलामी के लिए वो अधिसूचना जारी कर पाएंगे। चलिए संजय लोहिया जी, आपने समय निकाला और इस गंभीर विषय के बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम बताते हैं, दरअसल सरकार ने खनिज रियायतों के नए दौर में आगे बढ़ने के लिए इस अधिनियम में वर्ष 2015 में संशोधन किया था। इसमें खनिज संपदा के आवंटन में नीलामी का तरीका अपनाया गया था। इसके बाद खनिज क्षेत्र में तेजी लाने के लिए 2021 में भी अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसका जिक्र संजय लोहिया जी ने भी बातचीत के दौरान किया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को कैबिनेट से मिली स्वीकृति की। ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को कैबिनेट से मिली स्वीकृति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के गठन को मंजूरी दे दी है। देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के गठन को मंजूरी दे दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भारत में WHO GCTM की स्थापना की घोषणा की थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ICMR और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुष मंत्रालय सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितना बड़ा फैसला है ये आयुष की दुनिया में? मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि ये फैसला फार रीचिंग है, बहुत बड़ा फैसला है और ये न केवल आयुष लेकिन दुनिया भर के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को एक जगह पर उसके शोध, शिक्षा और विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। क्योंकि ये WHO का हेडक्वार्टर का एक्सटेंशन होगा, आउटपोस्ट ऑफिस होगा, तो वो काफी बड़े स्तर पर अपना कार्य दुनिया भर में कर सकेगा और इससे भारत में रहने से इसका बहुत लाभ है, क्योंकि भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा
सोवारिकपा, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन काफी बड़ा स्वरूप में है। हमारे देश में इसको लीगल मान्यता भी है। इसके कारण ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत बड़ा मौका है। ये ऑफिस जो है डब्ल्यूएचओ का रहेगा। भारत सरकार ने उसमें वित्तीय सहायता देने का और उसको पूरी सब प्रकार से सहायता देने का संकल्प व्यक्त किया है। जी, लेकिन आपने जो कहा कि दुनिया भर की पारंपरिक मेडिसिन की बात कही आपने, उसका एक बड़ा केंद्र रहेगा। हम तो भारत के बारे में जानते हैं, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी। इसके अतिरिक्त जो दुनिया भर की पारंपरिक दवाएं हैं, उनमें से कौन सी बड़ी दवाएं हैं? जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो केंद्र बनेगा जामनगर में, तो जी। जामनगर में एक भारत सरकार का एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। वो अभी उसी उसी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बनाने के समय ही डब्ल्यूएचओ डीजी ने इसकी घोषणा करी थी। तो वो वहां पर जो बनेगा, वहां पर दुनिया भर की, जैसे आपने बताया, पारंपरिक विधाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने से उसकी प्रदर्शनी लगेगी। जैसे अफ्रीकन मेडिसिन है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, अलग अलग देशों की जो पारंपरिक चिकित्सा विधाएं हैं, वो इवन छोटे छोटे देशों के भी वहां की पारंपरिक विधाएं हैं, उसका एक नर्चरिंग का केंद्र बनेगा। बाकी जो विकसित विधाएं हैं, उसमें उसमें भारतीय विधाएं और चाइनीज विधाएं, ये दोनों विकसित है। इसका काफी विकास हुआ है, उसका विज्ञान पर भी बहुत परिमाणन हुआ है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, और ये विश्व भर में इसकी बहुत ख्याति है दोनों विधाओं की। उसके सिवाय भी बहुत सारी है, जिसको विज्ञान के धरातल पर ले जा करके उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना, कैसे वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाना, उसका एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। जी, हमने देखा कि पिछले 2 बरस में कोरोना काल में आयुष ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। तो क्या माना जाए, इस केंद्र के निर्माण के बाद, इस केंद्र की स्थापना के बाद आयुष प्रणालियों को दुनिया भर में बड़े तौर पर अब स्थापित किया जा सकेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि ये मैं आपको इसका भी उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले सालों में डब्ल्यूएचओ के साथ आयुष मंत्रालय का काफी सहयोग रहा है, मिलकर के काफी कार्य हुए हैं। जैसे एक बेंचमार्क ट्रेनिंग एंड एंड ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट आयुर्वेद में, सिद्धा में, यूनानी में, पंचकर्म में बनाने का कार्य उनके साथ चल रहा था। अभी वो कार्य पूरा हुआ है हेडक्वार्टर में। हमारे हमारे सेकंडमेंट पर भारत सरकार की तरफ से वहाँ विशेषज्ञ भी डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर पर है। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन ऑफिस है, उसमें भी एक भारत सरकार की तरफ से आयुर्वेद के विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए, भारत सरकार के लिए, भारतीय स्वास्थ्य विधाओं के लिए एक मौका है कि इस प्लेटफॉर्म पर इसको कैसे फर्दर विज्ञान के द्वारा इसको प्रमाणित किया जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, इसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में सोचा जाए। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने से इसका विकास अपने आप ही स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा होगा। दूसरा एक विषय ये भी है कि चूंकि ये उसके साथ में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है आयुर्वेद का जामनगर में, भारत सरकार का, तो ये केंद्र वहां पर रहेगा। मिलकर के काम करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट साथ में मिलकर के करने की संभावना भी निकल के आ रही है। एक जो ये केंद्र काम करेगा, ग्लोबल सेंटर, वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको वहां पर ये करने से एक एक इकोसिस्टम बनेगा, एक डिजिटल रिपोजिटरी बनेगी। तो हम हमारे आयुष की विधाओं और बाकी विधाओं में क्या समानता है, कैसे मिलकर के हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 को अचीव करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। विश्व के जो मेंबर स्टेट्स है डब्ल्यूएचओ के, उसमें हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य को हम क्या प्रदान कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। जैसे आपने कोविड का उदाहरण दिया कि कोविड में पिछले 2 वर्षों में जो आयुष मंत्रालय और बाकी आयुष की संस्थाएं, देश भर की विश्वविद्यालय, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से 140 से ज्यादा डिफरेंट स्टडीज हुए। उस स्टडीज के बहुत सारे आउटकम हुए, कुछ मेडिसिन भी रिपर्पज हुई। लेकिन जो उसके कारण इतना सारा जो शोध का कार्य हुआ, उस शोध के कार्य को फर्दर प्रमाणित करने के लिए, दुनिया भर में डिसेमिनेट करने के लिए, बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ डायलॉग करने के लिए भी इस प्रकार के केंद्र का भारत में होना बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो माना जाए कि पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व भी प्रदान कर पाएगा इस सेंटर के बाद? निश्चित रूप से ये एक प्रकार से भारत के लिए एक मौका है। लेकिन मैं ये यहाँ बताना चाहूंगा कि ये केंद्र जो है, ये भारत ने सपोर्ट किया है, ये डब्ल्यूएचओ का केंद्र है। लेकिन भारत में होने से स्वाभाविक रूप से मिलकर के, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के काम करने की बहुत बड़ी संभावना बनती है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन यूनिट पहले से कार्यरत है, उसमें भारत का भी उसमें सहयोग है। लेकिन एक डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर जिसको कहते हैं कि एकमात्र होगा और ये इतना बड़ा भारत में स्थापित होगा, स्वाभाविक रूप से
भारतीय विधाओं का भी इसमें आगे बढ़ने का काफी रोल होगा और बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी आगे बढ़ने का रोल होगा, क्योंकि मुख्य हेतु क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में बृहद कार्य करना और मेन स्ट्रीम जो मेडिकल सिस्टम उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को कैसे हम मेंबर स्टेट्स के स्वास्थ्य के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए बेंचमार्क प्रस्तावित करना, शोध के लिए बेंचमार्क प्रस्तावित करना, शिक्षा के लिए बेंचमार्क प्रस्तावित करना और उसके चिकित्सा के बेंचमार्क प्रस्तावित करना, पब्लिक हेल्थ के बेंचमार्क प्रस्तावित करना। तो ये बृहद गोल है। इसमें हम लोगों का भारत सरकार के सहयोग से हम इसको जो कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए काफी बड़ा एक सम्मान का विषय है कि भारत को ये केंद्र मिला है। जी, आपने जैसा कहा कि ये WHO का सेंटर रहेगा, सहयोग भारत का रहेगा, लेकिन ये सेंटर भारत में और जामनगर में स्थापित हो पाए, उसका इनिशिएटिव तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। जी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा था, जब ये इसकी घोषणा हुई तो उन्होंने उस भाषण में जहां उन्होंने जामनगर का जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का लोकार्पण किया, जामनगर के केंद्र का, ये 13 नवंबर 2020 की बात है। उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र, ऐसा करके उन्होंने WDG का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी आपस की चर्चा के फलस्वरूप ये केंद्र भारत को मिला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दूरदृष्टिपूर्ण जो उनका जो विजन है, उन्होंने जो दूर का सोच करके इतना बड़ा कार्य जो भारत के लिए किया है, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है और ये इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट है कि आगे जाकर के ये केंद्र भारत में होने से ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया भर में एक बड़ा कार्य करने का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। जी, हमने देखा कि एलोपैथिक दवाएं जो होती हैं उनकी गुणवत्ता के लिए एक मापदंड तय किया गया है, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा, विशेष रूप से अन्य देशों के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा है उसमें कोई भी कंपनी बना देती है गुणवत्ता, या फिर वो जो मापदंड तय होता है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। अब क्या माना जाए, बदलाव आएगा और गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता, इस सब पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा? पहले तो मैं आपका मिसकॉन्सेप्शन दूर करना चाहूंगा कि ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, ये ऐसा नहीं है जी। भारत सरकार के जो CDSC और सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आयुष का वर्टिकल भी है। सभी राज्यों में स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। बिना लाइसेंस के कोई आयुर्वेद की औषधि नहीं बना सकते। भारत सरकार का एक फार्माकोपिया कमीशन भी है, जिसके लिए ये सभी औषधियों का फार्माकोपियल स्टैंडर्ड भी उपलब्ध है जी। तो बिना गुणवत्ता के कोई बना लेगा, ये एक प्रकार से इट इज ए मिसकॉन्सेप्शन। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ चूंकि ये हमारे संस्कृति में जेल है, तो सब लोग इन चीजों को जानते हैं, वो बहुत आसानी से लेते हैं कि ये तो औषधि बनाना कोई छोटा मोटा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए पिछले वर्षों में भारत सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है। एक ई औषधि पोर्टल भी बनाया है और सभी ऐसी फार्मेसीज है वो GMP होना कंपलसरी किया है। तो भारत के देश में अपने 9,500 से ज्यादा फार्मेसी है आयुष की, उसमें से अभी 95% से ज्यादा GMP कंप्लाइंट हो गई है। तो गुणवत्ता के क्षेत्र में काफी कार्य हुआ, ये एक पक्ष है। दूसरी जो आपने बात करी, ये निश्चित रूप से ये WHO ग्लोबल सेंटर यहाँ होने से फार्माकोपियाज जो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के फार्माकोपिया, जैसे WHO का एक एजेंडा है वर्ल्ड हर्बल फार्माकोपिया को आगे बढ़ाने का, तो हमने हमारे मतलब भारत सरकार की तरफ से एक सेकंडमेंट में एक ऑफिसर को WHO हेडक्वार्टर पर भी भेजने का संकल्प हुआ है। उसको हमने अब उनके साथ काम कर रहे हैं, अगले कुछ महीनों में हम भेजेंगे। तो वर्ल्ड हर्बल फार्माकोपिया जो है वो इट विल बी ए बेंचमार्क फॉर हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये ग्लोबल सेंटर इस पर इसके गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अपने लैब्स में काफी काम करेगा और बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर काम करेगा। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि ये मेंबर स्टेट्स इतने जो WHO के हैं, पूरे विश्व UN के जो है पूरे में, उन सब मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर के इस ग्लोबल सेंटर को काम करना होगा और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में लीडरशिप प्रोवाइड करने की भारत के लिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जैसा कि आपने कहा कि न केवल भारत की पारंपरिक मेडिसिन बल्कि दुनिया भर की पारंपरिक दवाओं का एक केंद्र, बड़ा केंद्र रहेगा, WHO स्थापित करेगा, लेकिन सहयोग भारत का रहेगा। आपने इस गंभीर विषय के बारे में जानकारी दी, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। वैद्य राजेश जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भवनों, अधिशेष भूमि यानी कि सरप्लस लैंड और सरकारी एजेंसियों के मोनेटाइजेशन के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है। देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी एजेंसियों और उन सार्वजनिक उपक्रमों की अधिशेष भूमि और इमारतों के मौद्रीकरण तथा देखरेख के लिए राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है, जिन्हें या तो बेचा जा रहा है या जो बंद होने के कगार पर हैं। विशेष इकाई NLMC को 5,000 करोड़ रुपए की शुरुआती अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी मिलने से क्या कुछ लाभ होंगे, आइए देखते हैं। बिना उपयोग वाली संपत्तियों को मोनेटाइज करके रेवेन्यू उत्पन्न किया जाएगा। इससे नई इकोनॉमी एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी इससे बढ़ेगा। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी। कंपनी की लागत क्या होगी, पूंजी की व्यवस्था होगी, ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन अगर बात करें आज के कैबिनेट दिस वीक की, तो कैबिनेट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आगे, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।